Welcome back, dear. We were talking about leadership and trust. और तमाम फंक्शनल एरियाज में जितने भी लीडर्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स में जितने भी लीडर्स हैं, उन सब की कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम लेवल डिस्कशन. और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम लेवल डिस्कशन में जब हम जाते हैं तो वी आर एनकाउंटरिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन. और उसके साथ ऑब्वियसली जब स्ट्रक्चर के ऊपर ह्यूमन हायर हो जाएगा तो दैट वुड बी मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. आप उस कल्चर के हवाले से कल्चरल डाइवर्सिटी वो किस कदर है, वो स्ट्रॉन्ग कल्चर है, वीक कल्चर है, इस तरह की बहुत सारी डिबेट्स जो हैं और डिस्कशंस जो हैं वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो हमारी शुरू होंगी. एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव में जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं दे वुड ऑलवेज बी इनकॉर्पोरेटेड, दे वुड ऑलवेज बी डिस्कस्ड, बिकॉज वहां से हमने ह्यूमन आउटपुट वो जनरेट करना है और हमने इस बात को भी इंश्योर करना है कि ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स के साथ किस तरह अलाइंड है. सो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल के ऊपर डिस्कस करने के बाद वी आर एट द स्टेज जहां से हमें ह्यूमन आउटपुट वो मिलना शुरू होता है. और ह्यूमन आउटपुट की जो फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं दे कैन बी प्रोडक्टिविटी, absenteeism, turnover, deviant workplace behavior, it can be organizational citizenship behavior, it can be job satisfaction. तो ये तमाम हमारे पास ह्यूमन आउटपुट्स है जो हमें इवेंचुअली रिसीव होते हैं, जिनके लिए इस सारे प्रोसेस को हमने देखा, समझा और डेवलप किया. अब इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, इन तीनों लेवल्स को जो चीज इफेक्ट कर रही है फ्रॉम द आउटसाइड, अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड पर देखो तो यहां पर लिखा हुआ है चेंज एंड स्ट्रेस. ओके, सो चेंज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कस किए जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एंड चेंज एंड स्ट्रेस एस्पेक्ट्स दे आर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की तरफ वो लेकर जाते हैं. And those organizations which do not change their status, obviously they are suffering from status quo. उनमें flexibility, adaptability, change orientation वो नहीं है. And due to lack of flexibility, adaptability, they suffer from strategic myopia. And once they suffer from strategic myopia, तो उनकी stagnation शुरू हो जाती है, वो पीछे रहना शुरू हो जाती हैं. और eventually those are the organizations which do not remain competitive. So if we want to remain competitive, तो हमें बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपने आप को भी डेवलप, चेंज वो करना पड़ेगा. सो अब ह्यूमन फैक्टर्स को कैसे चेंज करेंगे, आप ह्यूमन मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर वो कैसे लेकर आएंगे, इन तमाम चीजों को हम गो थ्रू करते हैं अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज एंड स्ट्रेस. और याद रखिएगा कि एनी चेंज वुड ऑलवेज कम इनटू एक्शन विद स्ट्रेस. ओके, और स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन है इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है. इसका जो नेगेटिव कॉनोटेशन हम यूज करते हैं दैट इज स्ट्रेन. द स्ट्रेन इज द नेगेटिव एस्पेक्ट एंड स्ट्रेस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट. ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस में ऑब्वियसली आप ओवरकम कर रहे होते हो रेजिस्टिंग फोर्सेस को और आपकी ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं वो चेंज को वहां पर ला रही होती हैं. सो ये हमारा मेन कंसर्न है जिसको ओबी बेसिक मॉडल का नाम दिया जाता है, जिसमें कि हमने ह्यूमन इनपुट से ह्यूमन आउटपुट तक की जो कंप्लीट सिचुएशन है उसको एक बर्ड्स आई व्यू में वो देखा. अब ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कोई भी टेक्स्ट बुक पिक करोगे तो ये तमाम जो आप यहां पर बॉक्सेस देख रहे हो दीज आर ऑल द चैप्टर्स इन दैट बुक. ओके, तो जो इस पूरे सीक्वेंस को वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से किन किन डिटेल्स के साथ आपको इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर्सपेक्टिव्स को वो गो थ्रू करना है. अब एक स्टेप हम आगे और चलते हैं. वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज सेड दैट इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देयर आर फ्यू एब्सोल्यूट्स. ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह या नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है कि इट डिपेंड्स. जो ह्यूमन मूड्स हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं,
वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीजें जो हम अभी काउंट कर रहे थे, जितनी टर्मिनोलॉजीज हमने अभी तक डिस्कस की, वो सारी की सारी इस एक पॉइंट पे आकर वो अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लेती हैं, और वो है इट डिपेंड्स. सो सिचुएशनल फैक्टर्स, जिसको हम कॉन्टिजेंसी वेरिएबल के तौर पर काउंट करते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स दैट मेक द मेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दे चेंज. फॉर एग्जांपल, द रिलेशनशिप में होल्ड फॉर वन कंडीशन बट नॉट अनदर. ठीक है, तो जो कांस्टेंट्स हैं वो हम आमतौर पर, एब्सोल्यूट्स जो हैं वो हम आमतौर पर बिहेवियरल साइंसेस में काउंट वो नहीं करते, बिकॉज दे वुड ऑलवेज बी वेरिएशन, दे वुड ऑलवेज बी डिफरेंसेस. ठीक है, कोई दो लोग जिस तरह उनके उंगलियों की पोरें आपस में नहीं मिलती, उनके फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते, इसी तरह उनके मूड्स, उनकी इमोशनल पर्सपेक्टिव्स, उनके परसेप्शंस, आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% सेम है. सो दे वुड ऑलवेज बी अ वेरिएशन. इसी तरह कंट्री वाइज भी, जगह के लिहाज से भी, जियोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में भी, अगर कोई एक चीज इज रिलेटेड विद y, if x is dependent on y in one aspect, x may not be dependent on y in another perspective. So it depends का जो कॉन्टेक्स्ट है, उससे हमारे पास वैरायटी, उससे हमारे पास गैप्स, उससे हमारे पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन के चांसेस वो बहुत ज्यादा वो बढ़ जाते हैं. आप लोगों ने जैसे होफस्टेड का मॉडल वो गो थ्रू किया होगा, जो कंट्री लेवल कल्चरल पर्सपेक्टिव को स्टडी करता है. अब उसमें भी आपने देखा कि इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं होफस्टेड मॉडल के जो कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं, इससे क्या होगा कि हर कंट्री का जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरे कंट्री से मुख्तलिफ होता जाएगा, और उस कंट्री के जो एनवायरनमेंट जिसमें उस कंट्री के लोग परवान चढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उनका भी जो पर्सपेक्टिव होगा वो उससे डायरेक्टली इफेक्ट वो हो रहा होगा. So remember that in OB there are very few, if any, absolutes. Okay. Now talking about this perspective कि there are few absolutes, एक थ्योरी मैं आपसे डिस्कस करता हूं जो कि प्रोबेबली आपने अपने गुज़िश्ता कोर्सेज में डेफिनेटली गो थ्रू की होगी, लेकिन जो पर्सपेक्टिव आज मैं आपको दिखाऊंगा इस थ्योरी का, वो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, and I'm focusing upon Asia equivalent. मैस्लो ने कहा कि आपकी हायरार्की ऑफ नीड बेसिकली, उसके फर्दर स्टेप्स भी अब आ गए हुए हैं, लेकिन बेसिक जो स्टेप्स हैं दे आर 5. उसने कहा कि जो इंसान है उसकी सबसे पहली जो नीड है, जो लोअर लेवल नीड कहलाती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान. उसके बाद उसको सेफ्टी चाहिए कि कोई उससे रोटी कपड़ा मकान छीन ना ले. उसके बाद उसको बिलोंगिंगनेस चाहिए, जिसमें कि आप उसकी जो सोशल नीड है उसको डिस्कस करते हो. सो अब जब उसकी सेफ्टी मुयसर हो गई तो वो सोशली अपने आप को डेवलप करना चाहेगा. उसके बाद प्रेस्टीज, ये सेल्फ एस्टीम, और उसके बाद लास्ट एंड अपर लेवल नीड, इसको हम काउंट करते हैं एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट द वन पर्सन इज ट्राइंग टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू कॉल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड से सेफ्टी, बिलोंगिंग, प्रेस्टीज एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक मैस्लो ने कहा कि ये इंसानों की हायरार्की ऑफ नीड है. एंड देन मैस्लो यूज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन. उसने कहा कि दिस नीड व्हिच इज बिलोंगिंग टू द ह्यूमंस इज द नीड प्रिवेलेंट इन द वेस्ट, whereas the need in the east, the need in the Asian perspective is little different. जो इंसान नुमा मखलूक एशिया में बसती है, इस मखलूक की जो नीड है वो डिफरेंट है दूसरों की नीड से. अब वो क्या नीड है? अकॉर्डिंग टू द मैस्लो, के जो इंसान नुमा मखलूक एशिया में बसती है, ओके, शायद उसको भी रोटी चाहिए हो, शायद उसको भी शेल्टर चाहिए हो, ये तो जानवर को भी चाहिए होता है, हमने मान लिया. उसके बाद आपका फूड और शेल्टर की नीड फुलफिल हो जाने के बाद सिक्योरिटी इस इंसान नुमा मखलूक को एशिया में भी चाहिए, उधर जानवर को भी चाहिए होती है. उसके बाद rather than you go towards the social need development, according to Maslow, in Asia you start developing your need of affiliation. अब need for affiliation and need for belonging, यहां में इसमें कंट्रास्ट है. और ये अगेन मैं मैस्लोस का पर्सपेक्टिव कोट कर रहा हूं. I or you may not agree to this. So affiliation बेसिकली क्या होगी कि किसी इदारे के साथ, किसी शख्स के साथ, किसी खानदान के साथ, किसी सोसाइटी के साथ
लोग अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, एफिलिएट करने की कोशिश करेंगे, रादर देन कि वो अपनी बिलोंगिंग या अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश वो करें। उसके बाद उसकी रिसर्च ने यह बताया कि रादर देन हैविंग प्रेस्टीज इन वन्स लाइफ, द नीड फॉर द प्रेस्टीज, द नीड फॉर द सेल्फ एस्टीम, एशियन पर्सपेक्टिव में देयर इज एडमायरेशन कि अब चूंकि आई एम एफिलिएटेड विद एबीसीडी तो अब आई नीड एडमायरेशन, अब मुझे तारीफ चाहिए। तो सेल्फ एस्टीम की बजाय विच इज समथिंग कमिंग फ्रॉम विद इन, बट द पीपल इन द एशिया लुक फॉर, दे आर लुकिंग फॉर मोर एडमायरेशन। ओके, and once they talk about admiration, once they are given admiration, जब उनकी lower level need of admiration पूरी हो जाएगी, तो rather than कि they should try to develop themselves towards self actualization, they start developing themselves towards status building. So status building में आपका again the status is recognized and appreciated and admired by others. इसमें जो सेल्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। अब ये जो डिफरेंस आना शुरू हुआ, ये डिफरेंस नो डाउट हमारे पास आ रहा है बिलोंगिंग एंड एफिलिएशन से। बिलोंगिंग में आप अपनी डेफिनेशन के साथ एक सोसाइटी में मूव करते हो, आपका एक अपना रोल होता है, ठीक है, आपका एक अपना सोशल स्टेटस, आपका एक अपनी सोशल डेफिनेशन, वो बिलोंगिंगनेस में होती है। लेकिन जब हम एफिलिएशन की बात करते हैं तो एफिलिएशन के केस में आपकी अपनी जात की बिलोंगिंगनेस, आपकी अपनी जात का सोशल डेफिनेशन वो नहीं होती, जबकि आप दूसरों की डिफाइंड पर्सपेक्टिव्स को अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश वो करते हो। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे आप एक एक्सप्रेशन यूज करते हो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, एबीसीडी इदारा जो है वो किसी और बड़े इदारे के साथ एफिलिएटेड है। तो एफिलिएटेड का मतलब क्या होगा कि उस इदारे की अपनी पहचान कोई नहीं है, उसकी पहचान वो है कि जिस इदारे के साथ वो अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। ओके, तो इसमें सेल्फ डेवलपमेंट की बजाय जो कंसर्न आना शुरू हो जाता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने साथ एसोसिएट करके बयान करने की वो कोशिश है। अब अकॉर्डिंग टू मैस्लो उसके पास जो भी जस्टिफिकेशन होगी, इसके ऊपर बेशुमार क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर बेशुमार डायलॉग्स वो हम कोट कर सकते हैं कि क्या वेस्ट में ऐसा नहीं होता, क्या ब्रिटिश एम्पायर में ये कुछ नहीं होता, क्या अमेरिकन सोसाइटी में ये सब कुछ नहीं हो रहा। सो देयर आर प्रिवेलेंट थिंग्स, इसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये हायरार्की ऑफ नीड इज ऑफ ह्यूमंस एंड इज फॉर वेस्ट, और जो एशियन पीपल हैं दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस, दे आर नॉट लाइक द अदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और यही वो तमीज थी जिसकी बेसिस पर वो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्डअप होने शुरू हुए। यही वो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ह्यूमन को भी एक सोशल एनिमल के तौर पर वो गर्दानते और मानते हैं। सो याद रखिएगा कि आप अगर थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ओपन करें, अगर आप थोड़ा सा इन थ्योरीज, इन मॉडल्स, इन कॉन्सेप्ट्स को खोलना और जानना शुरू करें, तो यू विल कम टू नो कि इनमें कहां पर क्या लूप होल्स हैं, कहां पर किन बातों की अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वो अवेलेबल है, किस तरीके से हम उनकी किस बात का जवाब वो दे सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हम सिर्फ व्हाट को समझते रहते हैं, हम कभी भी वाई पर नहीं पहुंच पाते। हम ये नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों कहा गया, हम सिर्फ ये जानकर खुश हो जाते हैं कि क्या कहा गया। सो देयरफॉर रिमेंबर, आपको सिर्फ मैंने एक बेसिक मॉडल का कंपैरिजन बताया कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो किस तरह से अराइज कर सकती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस कई पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में भी, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स में भी आपकी डेफिनेशंस को, आपके होने को वो चैलेंज कर रही हैं। एक स्टेप आगे हम और चलते हैं। द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी डायमेंशंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर्सनैलिटी को असेस कैसे किया जाता है, और अब मैं थ्रू रिसर्च एविडेंस आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी डायमेंशंस जो हैं उनमें किस कदर इन डायमेंशंस का आपस में भी इख्तलाफ जो है वो पाया जा रहा है। और इसी पर्सपेक्टिव में अभी हम एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। सो बिग 5 पर्सनैलिटी डायमेंशंस में हमारे पास, पहले उसकी थ्योरी देख लीजिए कि आपने पर्सनैलिटी को जब असेस करना है तो वी कैन हैव द फर्स्ट डायमेंशन एज एक्सट्रोवर्जन, जिसमें कि सोशिएबल, ग्रेगेरियस एंड असर्टिवनेस काउंट की जा रही है।
Then we have agreeableness, in which we count good-natured, cooperative, and trusting. Then we have consensuousness, in which we count responsible, dependable, persistent, and organized. फिर हमारे पास emotional stability है, जिसमें हम calm, self-confident, secure under stress, which are positive aspects, versus nervous, depressed, and insecure under stress, which are negative perspectives. इनको count करते हैं. And then we can talk about openness to experience, जिसमें हम curious, imaginative, artistic, and sensitive की बात वो करेंगे. So इन factors के ऊपर based हम personalities को categorize करते हैं कि ये personalities कितनी तरह की हैं, और उन पर्सनैलिटीज के बारे में फिर इंटरप्रिटेशन, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन, उनकी जॉब परफॉर्मेंस, इन तमाम चीजों को हम एसोसिएट वो करेंगे. अब पर्सनैलिटी को असेस कैसे किया जाएगा, उस मकसद के लिए मैं एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उस एक्सरसाइज के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग वन वॉलंटियर. उसामा, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड मी इफ यू कैन बी द वॉलंटियर इन माय एक्सरसाइज? उसामा सरफराज. ओके डियर. Yes, sir. Sure. I'm turning on the exercise, और वहां से मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से पर्सनैलिटीज को असेस किया जाता है. एंड ओसामा वुड बी participating with me in personality assessment.